देखिए, ये वास्तव में ये जो नई शिक्षा नीति का समागम था, ये बनारस मॉडल का नई शिक्षा नीति का मेमोरेंडम की तैयारी का मॉडल था। प्रधानमंत्री चूंकि बनारस के सांसद हैं, तो बनारस के सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नई शिक्षा नीति को तेज़ी से लागू करने के लिए प्रेरणा दी। और वहाँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री में थे। और इसमें इस नई शिक्षा नीति जब 2023 से पूरे देश में अपने प्रभाव में होगी, तो उसमें बनारस की महत्वपूर्ण भूमिका रहे, बनारस के मेमोरेंडम की महत्वपूर्ण भूमिका रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उसका योगदान झलके, यह इसका मूल उद्देश्य है। और इस जो मंथन हो रहा है, इसका प्रभाव वैश्विक पड़ेगा, क्योंकि बनारस वैश्विक है। ये इसका गुरु जी, ये जो नए छात्र आएंगे या जो नए छात्राएं आएंगे, इनके लिए कितने फायदेमंद? देखिए, 25 साल के अमृत महोत्सव का टारगेट इन्होंने दिया कि जो नई शिक्षा नीति है, ये आगे आने वाले 25 साल के युवाओं को प्रेरित करेगी, उनको वैश्विक स्तर पर खड़ा करने का प्रयास करेगी। प्रतीच और प्राची के मेल सुंदर के आधार पर भारत विश्व में अपना स्थान बनाए, भारत की शिक्षा विश्व में आगे बढ़े और दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर सके, यही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था। और यह इस संदर्भ में यह जो मंथन था, सफल रहा। क्या ये गुरु जी इस जो शिक्षा नीति ला रहे हैं, इससे जो है अपना भारत जो है विश्व गुरु बन पाएगा? अब विश्व गुरु की कल्पना तो बहुत बड़ी है, लेकिन विश्व गुरु बनने की ओर कदम है। इस नई शिक्षा नीति से हमको लगता है कि भारत विश्व में शिक्षा के संदर्भ में उस प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर लेगा जिस प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा स्वतंत्र भारत में थी है। ठीक है सर, क्या कुछ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके क्रियान्वयन के लिए मोदी जी ने आह्वान किया है। और ये देश के अनेक शीर्ष विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति और अनेक शिक्षाविद आए हुए हैं, उस पर योग मंथन करेंगे और उसका रोड मैप तैयार करेंगे। अभी यहाँ पे क्या संबोधित किए हैं और क्या कुछ नया मिलेगा इसमें? मुद्दे रहे हैं क्या? जो प्रमुख मुद्दे थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है, उन सभी प्रावधानों का उन्होंने उल्लेख किया। और विशेषकर उन्होंने ये उल्लेख किया कि जो आने वाली पीढ़ी है, वो किस प्रकार की पीढ़ी होगी, उसके अनुरूप अध्यापकों को भी तैयार होना है और उसी प्रकार के अनुरूप जो है हम लोगों को अपने देश में व्यवस्था भी बनानी है। इसीलिए उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वो जो लैब में है, लैब से बाहर निकलें, क्षेत्र में भी देखें, क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्षेत्र के लोगों के भी ज्ञान को देखें और अपने यहाँ भी उनके ज्ञान को ला करके ये प्रकार की व्यवस्था करें, जिससे कि वास्तव में हमारे जो देश है उसका विकास हो सके और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप बन सके। सर, एक बात उन्होंने कही है कि विश्वविद्यालय के 50-60 किलोमीटर के दायरे में एक रिसर्च कराया। जी। देखिए, ये तो मुद्दा बहुत समय से आ रहा है कि हम लोग की जिम्मेदारी, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को विकसित करें। जो सोसाइटल नीड्स है आसपास की, वो सोसाइटल नीड्स के अनुरूप जो है अपने कार्यों को करें, जिसका लाभ मिल सके। ये उसी बात को मोदी जी ने आज पुनः उसका आह्वान किया है और ये उसका आह्वान का मैं स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के कार्य को निश्चित रूप से करना चाहिए और अगर सभी विश्वविद्यालय इस प्रकार के कार्य करने लगेंगे तो हमारे देश में जो समस्याएं हैं विकास की, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय पूरे विश्व में विज्ञान में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सुन रहे होंगे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी आप बहुत सारी बातों को सुन रहे होंगे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और जिस तरह से तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसके कारण बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आने वाली है। और इस प्रकार का एक अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में कई लाख युवा जो हैं हमारे बेरोजगार हो सकते हैं। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ हमको कैसे प्राप्त हो, कैसे जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण, कैसे हम अपने छात्रों का स्किल को डेवलपमेंट करें कि वो उन चुनौतियों का सामना कर सकें। और इसीलिए इस प्रकार का जो इस माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए है कि हम आने वाले समय में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को कर सकें, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को कर सकें, क्योंकि सभी की अब आवश्यकता होगी। अब वो जो पहले जैसा ज़माना है वो ज़माना रह नहीं जाएगा। तो सभी लोग समाज में अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हो सकें, सबके ज्ञान का उपयोग हो सके, इसीलिए इस प्रकार के नए ज्ञान के सृजन की बात हो रही है। और मुझको लगता है कि जो देश ने पहल की है, उस पहल के कारण जो आने वाला गंभीर संकट था, उससे हम लोग बच जाएंगे। भावना त्रिपाठी है, मैं यहाँ वसंत कन्या महाविद्यालय में प्रवक्ता हूँ। और आज अभी जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें सबसे अच्छी बात जो कही मोदी जी ने कि शोध के साथ उसका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमको लैब से लैंड तक जाना है। जो चीज़ हम लैब में करते हैं उसको हमें ज़मीनी स्तर पर उतारना है। और शिक्षा का उद्देश्य केवल
रोज़गार प्राप्त होना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आप खुद दूसरों के लिए रोज़गार सृजित कर सके। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारी कमिंग जनरेशन आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, उनमें प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, बल्कि वो हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। और उस प्रतिभा को हमें एक मंच देना है और हमें अपने को उनके मुताबिक तैयार करना है, ताकि वो विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट कर सके और हम भी दुनिया के साथ गर्व से पैर मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चल सके। मैम अपना नाम बता दें। सुनीता दीक्षित। सुनीता जी कहाँ से आए? हम VKM कॉलेज वाराणसी। सुनीता जी, अभी अंदर आप थी, प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, क्या उसमें आपको लगा कि क्या इसमें होना चाहिए था और क्या अभी जो है? नहीं, जो उन्होंने बोला उन सभी चीज़ों से हम सभी सहमत हैं, क्योंकि जैसे हम भी एक टीचर हैं, तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो बच्चों के लिए हमें कई एस्पेक्ट्स की तरफ सोचना है। एक विषय की तरफ केवल ढकेलना नहीं है उनको, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।